हेलो एवरीवन। तो ये हमारा नया टेस्ट पेपर है, टेस्ट नंबर 5 है और ये जनरल साइंस का है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए इसमें करंट के क्वेश्चन इंक्लूड है। तो आपके जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के करंट है वो इसमें सारे आ जा रहे हैं। अभी जो टेस्ट सीरीज अभी लेटेस्ट फिर वो लोग निकालेंगे, तो उसमें भी आपका करंट पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें करंट का क्वेश्चन इंक्लूड है, जनरल साइंस का है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक रिफ्लेक्शंस निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन है नारायणन वाघुल, बी निर्मला सीतारमण, सी उर्जित पटेल, डी शशि थरूर। तो देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 28 अप्रैल 2023 को मुंबई में नारायणन वाघुल द्वारा लिखी पुस्तक का विमोचन किया था। ठीक है, ये निर्मला सीतारमण जी की है नहीं, इन्होंने इसका विमोचन किया था मुंबई में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 26 अप्रैल 2023 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार कितने वर्षों बाद दिया गया है। ऑप्शन है 54, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 57 या ऑप्शन डी 67। देखिए जो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा जी, उनको 26 अप्रैल 2023 को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दलाई लामा ये पुरस्कार को 64 साल बाद मिला है। ठीक है, तो ये 64 जो आपका बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए 16 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, सी 26 अप्रैल या डी 28 अप्रैल। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए जब कोई व्यक्ति कोई नई चीज़ का इनोवेशन करता है तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 26 अप्रैल, ठीक है, को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 की थीम महिला और आईपी, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, देखिए आपको अपनी तैयारी काफ़ी तेज़ कर देनी चाहिए और डेली रिवीजन खूब करना चाहिए, क्योंकि लगभग डेट अनाउंस ही है, पहले से भी मालूम है। अगर वो थोड़ा बहुत 1-2 वीक आगे पीछे शिफ्ट होती है तो आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। इस समय आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, इस समय आप मस्ती छोड़ देनी चाहिए, है ना। अगर थोड़ा सा भी ईजी वे में चल रहे हैं, सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाएं, क्योंकि इसके बाद अब समय नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मनाम दुरई मिट्टी के बर्तनों को अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। तो करंट के क्वेश्चन है, देख लीजिए आप खुद ही, इसमें से सारे क्वेश्चन करंट के ये जितने भी अभी फिलहाल बताए जा रहे हैं। तो तमिलनाडु के मनाम दुरई मिट्टी के बर्तनों को अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल के लिए जीआई टैग मिला। ठीक है, तो तमिलनाडु हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। जब भी कोई ऑपरेशन चलाया जाता है तो उसका नाम आता है क्वेश्चन में। यूक्रेन में जब लड़ाई हुई, युद्ध छिड़ा, तो भारतीयों को लाया गया, तो उसका क्वेश्चन आया था पीसीएस में, है ना। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए तो जब भारत के नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया तो ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, अशांति से प्रभावित सूडान देश से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं। ऑप्शन ए 132, ऑप्शन बी 138, ऑप्शन सी 142 या डी 146। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा। अगर करंट में पढ़ा है तो करंट को अगर आप फॉलो करें तो क्वेश्चन आपको मिला ही होगा, ये करंट में न्यूज़ आई थी। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए ये अप्रैल का न्यूज़ है। 18 अप्रैल को हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया गया और इस इंडेक्स के अनुसार भारत में 138 यूनिकॉर्न है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना। ऑप्शन ए कोलंबिया, बी पेरू, सी सीरिया या डी अफगानिस्तान। नार्को टेस्ट स्टेट बना, ठीक है, नार्को स्टेट बना है, ये हमें बताना है। तो देखिए सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना और इसकी अधिकांश विदेशी मुद्रा आय
कैप्टागन के उत्पादन और निर्यात से आती है। सीरिया कैप्टागन का प्रमुख उत्पादक है, जिसका अधिकांश हिस्सा खाड़ी क्षेत्र में निर्यात किया जाता है। नशे के निर्यात से होने वाली कमाई का सीरिया की विदेशी मुद्रा में 90% यानी कि 90%, 10% अगर छोड़ दे तो सारी मुद्रा ही उसी की है ना। नार्को स्टेट का मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है। सोचिए जिस देश में इतना नशा होगा वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सीरिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? ऑप्शन है, उप सहारा अफ्रीका में 60% पुरुषों के रोजगार की तुलना में 66 यानी 66% महिलाओं का रोजगार कृषि खाद्य प्रणालियों में है। बी, दक्षिण एशिया में श्रम बल में 71% महिलाएं कृषि खाद्य प्रणालियों में काम करती हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 47% है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, देखिए सीरिया जो है, सॉरी 8वां नंबर है। हाँ, सीरिया की तो बात हो गई। हाँ, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने हाल ही में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 36% कामकाजी महिला, 38% कामकाजी पुरुषों के साथ कृषि खाद्य प्रणालियों में कार्यरत हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNFPA रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये आयु वर्ग है और ये भारत की जनसंख्या प्रतिशत में है। ऑप्शन है 10 से 19 वर्ष 18%, 10 से 24 वर्ष 30 यानी कि 30%, 15 से 64 वर्ष 68% और डी 65 वर्ष से ऊपर यानी कि 07%। तो हमें देखना है यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना कि बी ऑप्शन जो 10 से 24 वर्ष बोल रहे हैं ये 30% नहीं होगा, ये यहाँ पर 26% होगा। ठीक है, दूसरी बात आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ यानी कि 142 करोड़ 86 लाख के करीब पहुंच गई है। नवीनतम आंकड़ों के साथ चीन अब 142.57 यानी 142 करोड़ 57 लाख लोगों के साथ दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन था गलत, मिसमैच था। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर आपको मिल गया कि 10 से 24 वर्ष 26% जनसंख्या है। ठीक है, 30% नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? ऑप्शन है, संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड है कि इस शिखर सम्मेलन का विषय है समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया अभ्यास के लिए दर्शन। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पूरा नहीं बताऊंगी, आप PDF से पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से हमारे दोनों जो ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड यानी कि सी दोनों सही हो जाते हैं। तो उद्घाटन किया है तो इसका मतलब 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी 20 से 21 अप्रैल को संस्कृति मंत्रालय ने की है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए संगठन से समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन है 4 अप्रैल 2023, बी 8 अप्रैल 2023, सी 12 अप्रैल 2023 या डी 18 अप्रैल 2023। देखिए अब ये भी करंट के ही क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 18 अप्रैल 2023 को ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में भाग लेने के लिए संगठन से समृद्धि योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो 18 अप्रैल आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर इस लिस्ट में स्थान बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी। बी इंग्लैंड के बेन स्टोक को पुरुष खिलाड़ियों में
वर्ष 2022-23 के लिए विश्व का सबसे शानदार क्रिकेटर चुना गया। सी, शुभमन गिल को T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। और डी, विजडन 80-89 से हर साल यह लिस्ट जारी कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई तो कथन गलत है, तो उसके बारे में हमें आंसर बताना है। देखिए, विजडन T20 प्लेयर ऑफ द 2023 में हरमनप्रीत कौर इस लिस्ट में स्थान बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी। ये तो सही है, ठीक है। बट जो सी है ऑप्शन कि शुभमन गिल को T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का चुना गया, तो नहीं, ये यहाँ पर गलत है। सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है कि मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया। ऑप्शन है गीता मित्तल, बी अक्षता मूर्ति, सी ईशिता देव, या डी उत्सा पटनायक। तो मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार, ये करंट का क्वेश्चन अगर आपने सुना होगा तो 17 अप्रैल 2023 को अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक को 2023 मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। तो उत्सा पटनायक यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन है उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, या डी पश्चिम बंगाल। तो आई होप कि जिस राज्यों से ये गंगा निकल रही है ज़्यादातर तो पॉसिबिलिटी की वही है ना। तो 16 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन में आयोजित गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पत्रकार तारिक फतेह का निधन हो गया, वे किस देश के मूल निवासी थे। ऑप्शन है भारत, बी पाकिस्तान, सी सऊदी अरब, या डी बांग्लादेश। तो तारिक फतेह इनका भी करंट अफेयर में आया था। तो पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक हैं, यानी कि पाकिस्तान के थे बट कनाडा में जाकर रहने लगे। तो कनाडाई लेखक और पत्रकार तारिक फतेह का 24 अप्रैल 2023 को कनाडा में निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। 1949 में पाकिस्तान के कराची में जन्मे तारिक फतेह खुद को भारतीय मानते थे, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, मूल निवासी पाकिस्तान के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। ऑप्शन है चीन, बी रूस, सी संयुक्त अरब अमीरात, या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना या भागीदार बना। तो चीन को पीछे कर अमेरिका बीते वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ने मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन है 3.6, बी 4.6, सी 5.6, या डी 6.6। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं नाम, जो हमारे भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सीमेंट उद्योग हो गया, जिनसे हमारा मार्केट चलता है, ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो मार्च 2022 की तुलना में 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 3.6% बढ़ा है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली सहित 8 प्रमुख उद्योग होते हैं। इनको जरूर याद रखिएगा, इनके भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 3.6%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है। ऑप्शन है चीन, बी रूस, सी जापान, या डी ईरान। तो चैट जीपीटी खूब करंट में रहा है ना। तो रूसी ऋणदाता एसबर बैंक ने गीगा चैट नामक चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी जारी किया है। गीगा चैट एक AI चैटबॉट है जिसे हाल ही में रूसी ऋणदाता शेर बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी ऑप्शन आपको याद रखना है, रूस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का क्या नाम है, जो चेक इन प्रक्रियाओं के माध्यम से यात्रियों का मार्गदर्शन करेगी। ऑप्शन है सोफिया, बी हनाया, सी सारा, या डी
एरिका। तो देखिए बीपीएससी का आपने पेपर देखा होगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में या करंट के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो आपको तैयार रखना है। दुबई बेस्ड एयरलाइन एमिरेट्स ने अपने नवीनतम नवाचार दुबई के वित्तीय जिले में एक नया सिटी चेक इन और ट्रैवल स्टोर लॉन्च किया है। यह करने की घोषणा की है। 27 अप्रैल को शुरू हुई इस सुविधा में सारा नाम की दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है सारा। ठीक है, तो सारा आप ध्यान रख सकते हैं, अपने यहाँ भी 1-2 लोग सारा नाम से हैं, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीड्स कॉन्क्लेव का मेज़बान कौन सा देश है? ऑप्शन है फिलीपींस, बी ब्राज़ील, सी नाइजीरिया या डी भारत। तो मलेरिया उन्मूलन के लिए भी भारत काफ़ी प्रयासरत है। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के अग्रदूत के रूप में एशिया पैसिफिक लीड्स मलेरिया अलायंस के साथ साझेदारी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक लीड्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत। इसका यानी कि आयोजन किया जाएगा तो भारत आयोजक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार है। ऑप्शन ए छोटा हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा, सी कोई परिवर्तन नहीं होगा या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारहीनता के विषय में है आप, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज साइंस की है, जर्नल साइंस, तो आपको साइंस के क्वेश्चन इसमें खूब अच्छे से तैयार होंगे और काफ़ी मिलेंगे जो आपकी तैयारी में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वही बना रहेगा, अतः विकल्प सी सही है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। ऑप्शन है 20 कैलोरी प्रति ग्राम, बी 40 कैलोरी प्रति ग्राम, सी 60 कैलोरी प्रति ग्राम या डी 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा यानी कि जब कोई पानी बर्फ़ बन जाता है तो उसके अंदर गुप्त ऊष्मा रहती है। ठीक है, तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए आवर्तकाल बढ़ जाएगा, बी आवर्तकाल घट जाएगा, सी आवर्तकाल अनंत हो जाएगा या डी आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चंद्रमा पर की बात हो रही है, तो चंद्रमा पर जब लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1.6 गुना है। यानी कि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान होगा जी, उसका उससे 1/6 गुना है, तो जो पृथ्वी पर होगा उससे वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यानी कि उसका जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से डॉपलर प्रभाव का उपयोग नहीं है। ए इसका उपयोग वायु में उड़ते विमान के वेग का अनुमान लगाने में किया जाता है, बी जल के भीतर चलती पनडुब्बी का वेग ज्ञात किया जा सकता है, सी तारों तथा गैलेक्सियों की गति का अनुमान लगाया जाता है या डी निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ तो पूछा कि उपयोग नहीं है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। देखिए, डॉपलर प्रभाव का उपयोग वायु में उड़ते विमान के वेग का अनुमान लगाने में किया जाता है। इसके द्वारा जल के भीतर चलते पनडुब्बी का वेग ज्ञात किया जा सकता है, तारों तथा गैलेक्सियों की गति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो डी निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब निर्भर करता है। ऑप्शन है द्रव के घनत्व पर, बी द्रव के भार पर, सी द्रव के द्रव्यमान पर या डी द्रव के आयतन पर। साइंस का है, थोड़ा वक्त लेके पहले क्वेश्चन समझिए। किसी बिंदु पर है, द्रव का दाब निर्भर करता है, भार नहीं दाब। ठीक है, तो द्रवों में दाब के नियम के अनुसार किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी बैरोग्राफ या डी क्रोनोमीटर। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। हम यहाँ पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड बाय। ठीक है, समझ में आ गया होगा, रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन देखते हैं अपना आंसर। देखिए, आपेक्षिक घनत्व का आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये कथन और कारण के क्वेश्चन है। तो एक कथन एक आ गया और दूसरे को कारण आर। कथन ए कहता है कि सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। कारण आर कहता है किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। वहीं किसी भी वस्तु का ताप हाँ जितना हमने बताया उससे कम नहीं हो सकता। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरीके से हमारा बी और जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक बार पीडीएफ से पढ़ोगे तब जाके समझ में आ जाएगा, क्योंकि साइंस है, साइंस की लैंग्वेज थोड़ी सी साइंस वाली रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल निर्भर करता है। ऑप्शन है पदार्थ की दूरी पर, बी पदार्थ के प्रकार पर, सी कैमरे की गुणवत्ता पर, या डी पदार्थ की चमक पर। तो ये जो शब्द है ये अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम इसके लिए देखिए द एक्सपोजर टाइम रिक्वायर्ड टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, एक्सपोजर। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, देखिए किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। तो अतः विकल्प डी सही है कि पदार्थ की चमक पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश के रंगों के अपवर्तनांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन है कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बी कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, या ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, तो देखिए पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे वैसे उस पदार्थ की चाल कम हो जाती है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगें वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। ठीक है, ऑप्शन है उत्तल एवं अवतल दर्पण, बी अवतल एवं समतल, सी उत्तल एवं समतल, या डी केवल उत्तल। तो जो ये है इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, तो उत्तल एवं समतल दर्पण के सामने जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत्तल एवं समतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ये मायोपिया अपने आप में एक नया शब्द लग रहा है, ये पुराना भी हो सकता है बट सुना नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है कि इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। सेकंड, इसमें आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है जिससे व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। सी ऑप्शन है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती किंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। डी, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो अब हमें ये चारों कथन में से क्या सत्य है वो बताना है। पहली बात तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह बना होता है ऑप्शन ए पीतल और टिन का, बी टीन और सीसा का, सी पीतल और तांबा का, या डी सीसा और तांबा का। तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, उपकरणों के अंदर लगे सुरक्षा के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह टीन कितने प्रतिशत 63% और सीसा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। तो इस तरीके से आपका विकल्प बी सही है और यहाँ पर आपको प्रतिशत भी बता दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए
सॉरी सूची फर्स्ट है, ये रासायनिक यौगिक है और ये उपयोग है। ऑप्शन है नोरेंथिनड्रोन धनायनी अपमार्जक, बी एलिटेम प्रतिजनन क्षमता औषधि, सी सेटिल ट्राई मिथाइल मोनियम ब्रोमाइड कृत्रिम स्वीटनर, ठीक है, और डी फेनेलजीन अवसाद रोधी दवा। तो यहाँ पर ये कोड दिया गया है, इसे हमें मिलान करना है कि किसका प्रयोग कहाँ होता है और क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपना आंसर। देखिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर कोड वो बी सही हो जाएगा, यानी कि जो नोरेंथिनड्रोन है वो आपका प्रतिजनन क्षमता औषधि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी मैच हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर आपको पता चल गया है, बाकी चीज़ों को आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो आपका समय भी बच जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिजीवी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है डोडर की कई प्रजातियां उद्यान कृषि हॉर्टिकल्चर उद्योग में खरपतवार की समस्या का कारण है, बी डोडर पौधा परपोषी पौधे से जुड़ने के बाद अपनी जड़ प्रणाली खो देता है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ओके, ऑप्शन हमारा है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो देखिए डोडर जो नाम है एक पादप परजीवी है, यह कई प्रजातियां उद्यान कृषि हॉर्टिकल्चर उद्योग में खरपतवार की समस्या का तो कारण बनता ही है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन डोडर पौधा परपोषी पौधे से जुड़ने के बाद अपनी जड़ प्रणाली खो देता है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन हो जाता है आपका सही, यानी कि दोनों ही कथन हमारे सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मैग्नीशियम या डी जल वाष्प। तो ये तो पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। श्वसन में इसके विपरीत ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही है, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है कि लेंज का नियम किस संरक्षण के नियम का अन्य रूप है। ऑप्शन है संवेग, बी ऊर्जा, सी पर्यावरण या डी विद्युत। तो इसमें कई सारे नियम भी आपको पता चलेंगे क्योंकि साइंस की टेस्ट सीरीज है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का अन्य रूप है। ओके, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का अन्य रूप है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा हो जाता है सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है। ऑप्शन ए प्रभाजी आसवन द्वारा, बी स्कंदन द्वारा, सी अवशोषण द्वारा या डी अपोहन द्वारा। इसमें से कुछ जो आपको हिंदी के ट्रांसलेशन से समझ में नहीं आएंगे, जैसे प्रभाजी आसवन, तो इनको हम इंग्लिश ट्रांसलेशन से चेक कर लेते हैं अच्छे से। देखिए हाउ डज एलम प्यूरिफाई डर्टी वाटर, ठीक है। ऑप्शन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बी कोगुलेशन, सी एब्जॉर्प्शन या डी डायलाइसिस। तो अपोहन, डायलाइसिस फिर भी समझ में आता, अपोहन थोड़ा सा अलग हिंदी हो जाती है, ठीक है। तो हम अपना आंसर देख लेते हैं। फिटकरी एक रासायनिक यौगिक है जिसमें आमतौर पर एल्यूमिनियम का हाइड्रेटेड डबल सल्फेट नमक होता है। यह स्कंदन द्वारा गंदे पानी को शुद्ध करती है। स्कंदन, ठीक है, यानी कि कोगुलेशन द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घींगा रोग होता है। ऑप्शन है आयोडीन, बी फास्फोरस, सी कैल्शियम या डी सल्फर। बहुत समय से क्वेश्चन आता रहता है और बहुत बेसिक है। लूसेंट में तो आराम से आपको इसको पढ़ने को मिलता ही होगा। तो ऑप्शन है आयोडीन की कमी से घींगा रोग हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है फैराडे का नियम, बी हुक का नियम, सी ओम का नियम या डी लुइस का नियम। तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली के बारे में बात हो रही है, तो वो किस नियम से यहाँ मैच करता है वो बताना या कहा जाता है। तो पावर ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, अतः आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है, ठीक है। फैराडे का नियम के आधार पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है? ऑप्शन है अवरक्त तरंगे, बी अल्फा तरंगे, सी सूक्ष्म तरंगे या डी बीटा तरंगे। ठीक है, देखिए रडार सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो रडार सिस्टम में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है जो कि मूलतः विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही है। जो रडार सिस्टम भेजे जाते हैं, जैसे नेविगेशन का कार्य हो जाता है, ऊपर से चेकिंग का कार्य होता है ना, कंट्री की सुरक्षा के लिए, तो रडार सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है। ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोप, बी एनीमोमीटर, सी एरोमीटर या डी अल्टीमीटर। उड़ते हुए चक्के की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कम तापमान को मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी टेकोमीटर या डी क्रायोमीटर। ठीक है, तो क्रायोमीटर एक थर्मामीटर है जिसका उपयोग पदार्थों के न्यूनतम तापमान को मापने में किया जाता है। तो आप इस तरीके से हमारा विकल्प बी डी सही है। ठीक है, क्रायोमीटर तापमान को मापने का काम करता है ना, एक थर्मामीटर के तरीके होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य की सुनने की क्षमता निम्नलिखित में से कितने परास तक की होती है। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, बी 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, सी 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक या डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है ये आज आप जान लीजिए। ज़्यादा तेज़ कोई आपके पास आकर बोलता है तो उसको समझाइएगा, बहुत ज़्यादा शोर अच्छा नहीं होता है। तो जो मनुष्य का कान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनने में सक्षम है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अपश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है सिलिका, बी क्वार्ट्स, सी माइका या डी सिनेबार। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है ना, कौन सा है? देखिए कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी मोजले, सी मैक्सवेल या डी जॉन डाल्टन। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, ठीक है, एक सेकेंड, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है, वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट। देखिए पदार्थ का जो परमाणु का सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापने में की जाती है। ऑप्शन है नेफोस्कोप, बी एपिडास्कोप, सी क्रोनोमीटर या डी पेरिस्कोप। बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति तीनों चीज़ों को मापने के लिए तो आपका ऑप्शन ए यानी कि नेफोस्कोप का प्रयोग बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस ताप पर पारा अतिचालक बन जाता है। ऑप्शन है ये है आपका 260 पॉइंट समथिंग, बी 160 पॉइंट समथिंग, सी 68 पॉइंट समथिंग एंड डी 368 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अतिचालक बन जाता है, इस तरीके से उन्होंने पूछा कि अतिचालक बन जाता है तो पारा पॉइंट, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, यानी कि 4.2 के तापमान पर अतिचालक बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथोड किरणों के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पर इन्होंने असत्य पूछा है। ऑप्शन है कैथोड किरणों को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जाता है, बी कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और सीधी रेखा में चलती हैं, सी कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है या डी कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो पहली बात इसमें जो असत्य वो बताना है। देखिए कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है, तो इस तरीके से विकल्प सी आपका हो जाएगा। ठीक, असत्य है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है 8 मिनट 16 सेकेंड, बी 1 मिनट 28 सेकेंड, सी 4 मिनट 16 सेकेंड या डी 2 मिनट 28 सेकेंड। तो काफ़ी बेसिक है और लूसेंट रूप से हर कोई पढ़ता ही है। तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन ए सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन की बनी होती हैं, बी विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इस तरीके से हमें बताना है। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन की बनी होती है और ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए आपकी जो दोनों कथन है वो सत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज विश्व कप हो रहा है, आपको पता है। आपने एक चीज़ अभी तक मैच में जितने लोग भी देख रहे होंगे समझे होंगे कि जो दबाव होता है एग्ज़ाम का हो या किसी गेम का हो, उसको झेलने की क्षमता है तो फिर रिजल्ट आपका कुछ भी हो सकता है ना। अगर वो दबाव नहीं झेल पाते हैं ना तो फिर आप पहले ही हार मान लेते हैं। इसलिए दबाव किसी भी प्रकार का आए, आपकी कैसी भी तैयारी हो, आप आराम से उसको कीजिए, रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए। रिजल्ट आपका बाद में बदल जाएगा, गेम हो या एग्ज़ाम हो, है ना। पहले आप उस दबाव को अपने ऊपर मत आने दीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, सिर्फ आप अपनी मेहनत कीजिए, बाकी रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन है कांसा Cu प्लस Zn, बी डच मेटल Al प्लस Mg, सी मोनेल मेटल Cu प्लस Ni एंड डी रोज मेटल Sn प्लस Pb। ये जो मैं नाम ऐसे Mg ये ले रही हूँ, ये Mg ऐसे नहीं है, कोई जिंक का है, कोई कॉपर का होगा, तो उस तरीके से आप इसको समझिएगा। ये नहीं कि इन्होंने तो Ni बता दिया, Pb बता दिया, मैं इसको ऐसे पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, तो मोनल मेटल आपका होता है Cu 70% प्लस Ni 30%। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि कौन सही सुमेलित है। इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है ना। तो सी आपका मोनल मेटल Cu प्लस Ni ये सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा से अमलगम नहीं बनाती है। ऑप्शन है लोहा और प्लैटिनम, बी कोबाल्ट और निकेल, सी केवल टंगस्टन या डी उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा अमलगम नहीं बनाती। अब ये अमलगम हो सकता ना समझ में आए तो मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिखाती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट फॉर्म अमलगम, है ना। बट यहाँ पर अमलगम को अमलगम ही बोला गया है, तो कौन सा नहीं बनाती ये हमें देखना है आंसर अपना। ठीक है, तो देखिए लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल और टंगस्टन कोई भी धातु अमलगम नहीं बनाती है, तो इसलिए आपका डी आंसर सही हो जाएगा कि यानी कि उपर्युक्त सभी। देखिए मेरी कोशिश रहती है कि हिंदी में कुछ चीज़ अगर ना समझ में आए तो मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा दूं, बट इतना करने के बाद, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी जब आप सपोर्ट नहीं करते तो बहुत तकलीफ़ होती है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सारी चीज़ें इतनी ऑथेंटिक आपको बता रही हूँ। ये सारी टेस्ट सीरीज़ आप मंगाओगे तो आपका काफ़ी जो पैसा है खर्च हो जाएगा, वो मैं से आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। इसके बाद आप जब सपोर्ट नहीं करते हो तो बहुत दुख होता है ना। तो एटलीस्ट हम फ्री में कोई चीज़ पा रहे हैं तो सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। हम अगर उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे हैं तो सपोर्ट करने में क्या जाता है ना। सारी चीज़ें तो फ्री ही हैं, नेट आपका चल रहा है, अगर आप लाइक करते हो तो वो फ्री है, उसमें कोई आपका चार्जेस नहीं कटता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी श्रद्धा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने देखिए फंसाने के लिए इस तरीके से पूछते हैं, बहुत ध्यान रखना होगा। सही नहीं है, ऑप्शन है यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है, क्या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, बी इसे नोबल का तेल कहा जाता है, सी यह डायनामाइट बनाने के काम आता है, या डी इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है या किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही नहीं है वो हमें बताना है। देखिए ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को
TNG को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इन्होंने कहा कि इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आई होप इसका आंसर आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नॉर्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, बी कैल्शियम साइनामाइड, DHC अमोनिया सल्फेट या डी यूरिया। तो नाइट्रोजन उर्वरक नॉर्वेजियन साल्ट पीटर जिसे बोला जाता है, देखिए कैल्शियम नाइट्रेट नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। ठीक है, बाजार में इसे नॉर्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोक्रोमैटिक कांच किस कारण धूप में स्वतः ही काला हो जाता है। ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी कैडमियम सल्फेट या डी मैग्नीज डाई ऑक्साइड। ठीक है, फोटोक्रोमैटिक कांच है ना, तो साइंस है, वैसे भी इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग तरीके की होती है। तो देखिए फोटोक्रोमैटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड कारण धूप में स्वतः ही काला हो जाता है। तो आपका जो बी ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैमरा या दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पायरेक्स कांच, बी फ्लिंट कांच, सी क्रुक्स कांच या डी सोडा कांच। तो जो कैमरे से फोटोग्राफी वगैरह आजकल होती है या पहले भी होती थी, तो उसमें जिस कांच का प्रयोग किया जाता है वो पूछ रहे हैं। तो कैमरा या दूरबीन के लेंस बनाने में फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है गर्म एल्यूमिना, बी निकेल, सी प्लेटिनम चूर्ण या डी क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, अल्कोहल से ईथर बनाने के बारे में बात हो रही है। तो देखिए अल्कोहल से जब ईथर बनाया जाता है तो उस विधि में उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो ऑप्शन ए दूध का घनत्व बढ़ जाएगा, बी दूध का घनत्व कम हो जाएगा, सी दूध का आयतन बढ़ जाएगा या डी दूध का आयतन घट जाएगा। काफ़ी रिलेटिव क्वेश्चन है डेली लाइफ से। तो देखिए यदि दूध से क्रीम को निकाल लिया जाए, अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बर्फ़ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है। ऑप्शन ए बर्फ़ की सिल्ली बनाने के लिए, बी बर्फ़ की परत को मोटा करने के लिए, सी बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए या डी उपयुक्त सभी। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बर्फ़ जमने में जिलेटिन बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है, क्योंकि जैसे ही बर्फ़ को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे और उस पर हवा लगेगी, है ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए, है ना। मैंने बताया कि जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर बर्फ़ आती है तो बहुत जल्दी पिघलने लगती है, क्योंकि जैसे वो पिघलती जाती है उसकी गुप्त ऊष्मा निकलती जाती है और वो बर्फ़ पानी का रूप ले लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन है 14%, बी 12%, सी 10% या डी 8%। तो जो हड्डियाँ बोन यानी कि शरीर में होती हैं, तो इसमें फास्फोरस की मात्रा 8% होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। अब क्षारकत्व तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस एल्कलिनिटी इन सॉइल, या एल्कलाइन है ना, जिसको बोलते हैं ना एल्कलाइन वाटर है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। देखिए ऑप्शन ए यूरिया, बी चूने का पत्थर, सी जिप्सम या डी फास्फोरस। तो क्षारकत्व को कम करने के लिए मिट्टी में घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि मिट्टी में क्षारकत्व कम हो। ठीक है, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है। ऑप्शन है पोटेशियम कार्बोनेट, पर्ल एस, बी आयरन पायराइड्स, बेवकूफ़ों का सोना, सी पारा, क्विक सिल्वर या डी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा से सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपके हैं
वो सारे के सारे सही सम्मिलित होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाता है सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निकेल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु है। ऑप्शन है नाइक्रोम, बी ब्रिटेनिया धातु, सी बैबिट धातु, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। ऑप्शन यहाँ पर नाइक्रोम। ठीक है, तो 63 का ए यानी कि नाइक्रोम सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपमार्जक बोर्ड बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम क्लोराइड, या डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अम्ल एक है। ऑप्शन ए यौगिक है, बी मिश्रण है, सी तत्व है, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अम्ल एक यौगिक है, अतः आपका विकल्प अम्ल एक यौगिक है। ठीक है, अम्ल एक है यौगिक है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है।